यस। अभी यहाँ पे हमको ए से लेके बी तक जो वेक्टर हम ड्रॉ कर सकते हैं ऐसा, तो ऐसे वाले वेक्टर का एक्सप्रेशन कैसे ढूंढेंगे? हाउ विल यू एक्सप्रेस दिस वेक्टर इन टर्म्स ऑफ I bar and J bar, where I bar is going to be a unit vector along x axis as we know already. तो ये जो है I bar होता है जिसको ये हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं, और y एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है तो उसको हम J bar बोलते हैं। नो डाउट ये हमारा J bar है। ठीक है। अभी देखो, ये I bar और J bar इन दोनों के फॉर्म में इस वेक्टर को A B bar को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो उसके लिए एक सिंपल सा टेक्निक यूज किया जाता है, ट्रायंगल लॉ यूज किया जाता है। जैसा कि हमको पता है, हमने कल प्रूव किया था कि ए बी बार एक्चुअली कैन बी फाउंड आउट टू बी इक्वल टू बी बार माइनस ए बार, बिकॉज सी ए बार कैन बी फाउंड आउट इजीली because a bar is going to be a unit the vector which is drawn from origin to this point A. Okay, even b bar can also be found out easily. We can draw the vector drawn from origin to the point B here and call it as b bar. This is b bar and this is actually a bar. So see, a bar can be written as, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमको पता है ऑलरेडी, 2,3 है, तो इसलिए 2i बार प्लस 3j बार ऐसा हम लिख सकते हैं आराम से। एंड b बार कैन एक्चुअली बी रिटन एज 8i बार प्लस 5j बार। ओके, तो ये तो हमको मिल गया, नो डाउट। लेकिन अभी इसमें हमको निकालना क्या है? ए बी बार निकालना है। तो ए बी बार इज इक्वल टू बी बार माइनस ए बार कैसे आता है? क्योंकि हमको पता है कि इस ट्रायंगल के अंदर अगर देखते हो ठीक से, इस पॉइंट को अगर हम ओ बोल देते हैं तो हमको पता है कि ओ ए बार एक वेक्टर है, और इस वेक्टर को अगर हम ऐड करते हैं ए बी बार के साथ, ठीक है, तो हमको जो वेक्टर मिलता है वो वेक्टर रहने वाला है ओ बी बार। देख सकते हो क्लियरली? क्योंकि देखो, ओ ए बार जो वेक्टर है, ये ओ ए बार है, इसको हम ऐड करेंगे ए बी बार के साथ तो हमको ओ बी बार मिल जाएगा। बिल्कुल। तो दिस इज कॉल्ड एज द ट्रायंगल लॉ, एंड दैट्स व्हाई वी कैन यूज दिस हियर एंड गेट इट एज ओ ए बार प्लस ए बी बार इक्वल टू ओ बी बार। दैट मीन्स ए बी बार कैन एक्चुअली बी रिटर्न टू बी इक्वल टू व्हाट? ओ बी बार माइनस ओ ए बार। ये ओ ए बार जो इस तरफ था वो हमने उस तरफ भेज दिया, ठीक है, तो इसलिए माइनस हो गया। ओके, अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ओ बी बार माना ही क्या है? वो तो बी बार है, और ओ ए बार माना क्या है? इट्स ए बार ओनली। तो दिस दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस ए बी बार इज एक्चुअली गोइंग टू बी इक्वल टू बी बार माइनस ए बार, एंड वंस वी गेट दैट वी कैन फाइंड आउट ए बी बार टू बी सिंपली इक्वल टू बी बार माइनस ए बार। तो बी बार कौन है? ये देखो, 8i बार प्लस 5j बार है माइनस ए बार जो कि 2i बार प्लस 3j बार है। तो वो अगर हम डाल देंगे यहाँ पे तो इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो हमको मिलेगा 8i बार प्लस 5j बार माइनस 2i बार प्लस माइनस 3j बार, and this is going to be actually the result. So 8i bar minus 2i bar becomes actually 6i bar, right? And 5j bar minus 3j bar actually becomes 2j bar, and this is actually going to be the AB bar expressed in terms of I bar and J bar. ये बात आई समझ में सबको ठीक से? अगर इसमें कुछ डाउट है तो हैंड रेज करो फटाफट, या तो चैट में डालो। ओके, चलो ठीक है। तो बेसिकली कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होता है, तो वो ढूंढने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? सेकेंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मतलब क्या? द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड एज द पोजीशन वेक्टर। सो द सेकेंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इससे हमको दो पॉइंट्स को, कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले वेक्टर का एक्सप्रेशन मिल जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल वी कैन से पी क्यू बार is actually going to be equal to q bar minus p bar. That's it. Again, in the same way, we can say that mn bar can be written to be equal to n bar minus m bar. That's all. Or we want to find out cd bar, suppose. So cd bar is actually going to be equal to d bar minus c bar. That's it.
So in this way we can find out the vectors the joining the 2 points. तो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला वेक्टर हम आराम से निकाल सकते हैं बिल्कुल. ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर इन द लेटर हाफ, तो जो आपका मिस हो गया था. ठीक है, तो अभी हम आगे के टॉपिक पे बढ़ेंगे इस चैप्टर में. ओके, तो जैसे हमने अभी देखा कि कोई भी वेक्टर जो है तो उसका, अच्छा, मैग्नीट्यूड निकालना भी हमने सीखा था. देखो, ये ए बी बार का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, वो तो सीधी बात है, वो तो हमको पता है ऑलरेडी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार मतलब ए बी बार का जो मॉड है कैन बी फाउंड आउट जस्ट बाय यूजिंग दिस स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर, दैट्स ऑल. तो इसको अगर हम यूज करेंगे यहाँ पे तो हमको मिलेगा 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर जो बनता है रूट ऑफ 6 का स्क्वायर बनेगा 36 और 2 का स्क्वायर बनता है 4. तो 36 प्लस 4 इट कम्स आउट टू बी एक्चुअली 40 and root of 40 it can be written as 4 into 10, so that 4 का रूट कितना बनता है 2 और इसलिए उसको हम लिख सकते हैं 2 root 10. That's it. So this is going to be the mod of AB bar. तो mod of AB bar हम निकाल सकते हैं आराम से, no doubt. चलो ठीक है, अभी हम देखेंगे इसके आगे का कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट इन दिस चैप्टर, that is about the expression of a vector in 3 dimensions. हेलो लेक्चर, हाँ लेक्चर चल रहा था, हो तुमचं ते. ओके, तो अभी देखो इस चैप्टर में हमको आगे के पार्ट में क्या करना है. देखो, तो वी हैव टू सी द वेक्टर विच इज एक्सप्रेस्ड इन 3 डायमेंशंस. अभी तक तो हमने जो देखा तो वो 2 डायमेंशंस के लिए सफिशिएंट था. ओके, 2 डायमेंशन में हम सब कर सकते हैं, नो डाउट. लेकिन अगर कोई वेक्टर 3 डायमेंशन में अगर एक्सप्रेस किया जाता है, मतलब अगर सपोज ये इस टाइप का, ये सपोज एक्स एक्सिस है, ये सपोज वाई एक्सिस है. ओके, ये देखो, ये सपोज वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस जो है ना वो इन दोनों को परपेंडिकुलर है, ये ऐसा रहने वाला है वो देखो. सो इट्स गोइंग टू बी आउटवर्ड्स, एक्चुअली आउटवर्ड्स. ठीक है, लेकिन अब ये इसमें डायग्राम में हमको दिखा नहीं सकते उसको, तो वो तीनों ऐसे होते हैं. देखो, इसको हम देख सकते हैं आराम से कि जो 3 एक्सिस जो है वो तीनों इस तरह से होंगे, एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे. ऑल दिस 3 एक्सिस विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दिखाई दे रहा है सबको? देखो, अगर ये राइट हैंड अगर लेते हो तो इस राइट हैंड के जो 3 फिंगर्स है, ये देखो, ये मिडिल फिंगर और ये है सपोज जो है 4 फिंगर और ये थंब, ये तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, राइट. तो ऐसे पूरे 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो 3 एक्सिस का बना हुआ होता है, जिसमें एक्स एक्सिस एक तरफ होता है, उसको परपेंडिकुलर होता है वाई एक्सिस, जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पे इस डायरेक्शन में है. और तीसरा होता है जेड एक्सिस जो कि इन दोनों को भी परपेंडिकुलर होता है. तो देखो, इन दोनों के बीच में तो 90 डिग्री एंगल है ही, नो डाउट, बट इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री एंगल है, दिख रहा है, और इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री एंगल है. तो भले हमको वो विजुलाइज करना पड़ेगा ठीक से, but all of these 3 axes are just mutually perpendicular to each other. And in this situation, if suppose we have a vector like this, तो ये एक वेक्टर सपोज है. अभी ये तुमको पता होना चाहिए कि कोई भी पॉइंट जो होता है 3 डायमेंशन में, जो पॉइंट होता है तो वो हमेशा उसके 3 कोऑर्डिनेट्स बनते हैं. ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट्स. तो इसमें से ये जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है तो वो हम इस पॉइंट से अगर एक्स एक्सिस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो उससे हमको एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाता है उसका. तो वो सपोज ये डिस्टेंस अगर मान लो 2 है तो इसलिए उसका एक्स कोऑर्डिनेट बन गया 2. सेम वैसे ही वाई एक्सिस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो जहाँ पे भी जाके उसको मिलता है तो उसको हम बोलते हैं उसका वाई कोऑर्डिनेट. ठीक है ना, तो इस केस में सपोज वो 5 है
तो उसका y कोऑर्डिनेट बन गया 5। ठीक है, और अगर सपोज z एक्सिस पे जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं इसमें से, यहाँ पे सपोज z एक्सिस पे, तो उसको भी तो वो कहीं ना कहीं तो भी इंटरसेक्ट करेगा, और जहाँ पे भी वो इंटरसेक्ट करेगा तो वो उसका z कोऑर्डिनेट बन जाएगा। जो सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं 3, सपोज 3 हो गया उसका z कोऑर्डिनेट। अभी ये जो वेक्टर है स्पेस में, तो वो हम 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो, मतलब 3 कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स भी हमको यहाँ पे लेने पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहला जो रहेगा वो कार्टेशियन यूनिट वेक्टर। तो देखो, ये सपोज पहला यूनिट वेक्टर है, इसको हमने बोल दिया सपोज आई बार। ये देखो, दिस इज गोइंग टू बी आई बार। वो तो हमको पता है ऑलरेडी, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर बनता है उसको आई बार कहा जाता है, बिल्कुल। सेकेंड वेक्टर जो है वो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में रहेगा, और उसको हम जे बार बोलने वाले हैं। तो वो भी हमको पता है ऑलरेडी, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको जे बार बोलते हैं। बट अभी यहाँ पे नई बात यह है कि जेड एक्सिस के डायरेक्शन में एक तीसरा यूनिट वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं, और उसको एक्चुअली के बार बोल देते हैं। देखो ठीक से, ये के बार भी एक स्पेशल वेक्टर रहने वाला है। तो के बार, इट्स गोइंग टू बी अ यूनिट वेक्टर along z axis. So this I bar, j bar and k bar, these three vectors will actually form a triplet. तो ये तीन वेक्टर्स जो है वो उसमें से एक वेक्टर रहेगा x एक्सिस के डायरेक्शन में, जिसको हम i बार बोलेंगे। दूसरा वेक्टर रहेगा y एक्सिस के डायरेक्शन में, जिसको हम j बार बोल सकेंगे, नो डाउट। और तीसरा वेक्टर रहेगा एक्चुअली z एक्सिस के डायरेक्शन में, जिसको हमको k बार बोलना होगा। देखो ठीक से, तो ये जो के बार है, दिस के बार इज गोइंग टू बी अ वेक्टर विच इज यूनिट वेक्टर एंड विच इज डायरेक्टेड अलोंग जेड एक्सिस, लाइक दैट। सो ये तीन वेक्टर्स जो है, ये तीनों मिलके, इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स। रिमेंबर, इन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके। जो कल हमने देखा था आई बार और जे बार ओनली, इनको भी हमने कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स बोला था, लेकिन वो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर के थे। मतलब ये जो है वो आई बार, जे बार, के बार, ये भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के यूनिट वेक्टर्स है, लेकिन ये 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर के है। और अभी अगर हमको इस वेक्टर को, अगर इस ये पॉइंट का नाम अगर मान लो ए है, और इस वेक्टर को अगर हमने ए बार बोल के रखा है, और इस ए बार वेक्टर को अगर हमको एक्सप्रेस करना है आई बार, जे बार, के बार के फॉर्म में, तो सिंपली हमको क्या करना है, सिंपली ये ए बार को एक्सप्रेस करना है सिंपली एज 2 आई बार प्लस 5 जे बार प्लस 3 के बार, दैट्स ऑल। तो ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज गोइंग टू बी द एक्सप्रेशन ऑफ अ वेक्टर along along this a bar। तो ये ए बार का जो एक्सप्रेशन है वो इन टर्म्स ऑफ आई बार, जे बार, के बार हमने कर दिया, बिल्कुल। दिस इज कॉल्ड एज द ए बार वेक्टर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ आई बार, जे बार एंड के बार, लाइक दैट। तो ये जो है, और ये हम प्रूव भी कर सकते हैं, देखो कैसे। अच्छा, सबसे पहले ये जो बात है, ये तुम देख सकते हो इसमें डायग्राम पे। ठीक है, देखो ठीक से, तो
just wait. यस, वी कैन सी हियर। तो अब यहाँ पे तुम देख सकते हो आराम से कि जो थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो वो इस तरह से दिखता है। तो क्लियरली हम देख सकते हैं आराम से कि ये जो है एक्स एक्सिस, ये जो दिख रहा है ना, ये एक्स एक्सिस है, रेड कलर से जो आपको दिखाई दे रहा है। और ग्रीन कलर से जो आपको दिखाई दे रहा है वो वाई एक्सिस है। और जो ब्लू कलर से दिख रहा है वो जेड एक्सिस है। ठीक है, तो ये पूरा थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अभी इसके ऊपर अगर हम कोई एक पॉइंट अगर प्लॉट करते हैं, देखो ठीक से, एक पॉइंट जिसका, ठीक है, ये सपोज पॉइंट है। उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो अगर मान लेते हैं कि 2, ठीक है। तो बेसिकली ये इस टाइप से थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखता है। अब इसमें से हम कोई भी एक वेक्टर अगर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से कोई भी एक पॉइंट अगर देखेंगे तो उस पॉइंट के 3 कोऑर्डिनेट्स हुआ करते हैं। तो उस पॉइंट से सबसे पहले हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं आराम से, जो कि इसको एक्स एक्सिस पे मीट करेगा। ये देखो ऐसे, ये सपोज पॉइंट है यहाँ पे। तो इस पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तीनों एक्सिस के ऊपर। तो जैसे हम ये यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं इधर इस प्लेन पे, तो वो यहाँ पे किधर तो भी जाके मिलेगा। और यहाँ से हम दो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे अलग, जो एक इस तरफ और एक इस तरफ। देखो ठीक से दिख रहा है। तो ये दोनों परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किए। और यहाँ से जो एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करने वाले हैं, तो वो एक्चुअली इस तरफ जेड एक्सिस पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है हमको। तो अभी देखो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे ढूंढ के निकालेंगे। तो देखो ये पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट्स है, एक तो 1, एक्स कोऑर्डिनेट है 1 दिख रहा है ठीक से। वाई कोऑर्डिनेट कितना है 2, राइट। ये देखो ये 1 है तो ये 2 हो गया। और फिर जेड कोऑर्डिनेट जो है वो है 3, करेक्ट। तो इसलिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम बोल सकते हैं इट इज गोइंग टू बी 1, 2 एंड 3, दैट्स इट। So in this way we can find out the coordinates of any point in this whole space. तो स्पेस के अंदर के जो कोई भी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हम ढूंढ सकते हैं आराम से। अगर मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमको ढूंढने हैं, चलो ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इस पॉइंट से, जो कि एक्स एक्सिस एक्स वाई प्लेन पे मिलेगा। ये देखो सीधा यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है एक्स वाई प्लेन को मिलने के लिए। तो ये सपोज एक्स वाई प्लेन को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से फिर दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करने हैं हमको। एक जो है वो इस एक्स वाई एक्सिस को पैरेलल होना चाहिए। तो इसका मतलब वो जाके इसको मिलेगा। सपोज यहाँ पे जाके वो मिल रहा है, एक्स एक्सिस को 2 पे मिल रहा है, नो डाउट। और यहाँ से हम वापस एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे जो एक्स एक्सिस को पैरेलल होगा एक्चुअली। और वो सीधा जाके इधर 4 पे जाके मिल रहा है, नो डाउट। और फिर यहाँ से एक और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे जो कि जेड एक्सिस पे जाके मिलेगा। और वो भी यहाँ पे 4 पे जाके मिल रहा है। तो व्हाट इज गोइंग टू बी द coordinates of this point, can you tell me? So x coordinate is going to be the point where the perpendicular meets x axis. तो x axis को कहाँ पे मिल रहा है, वो 2 पे मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे ये 2 हो गया उसका x coordinate। y axis को कहाँ पे मिल रहा है, ये देखो इधर 4 पे जाके मिल रहा है, इसलिए उसको हम बोलेंगे 4 y coordinate। और z coordinate कितना है, फिर से 4, दैट्स इट। समझ में आया ठीक से? या और एक एग्जांपल बताओ। देखो अभी मैं तुमको एक पॉइंट देता हूँ और उस पॉइंट को तुमको एक्सप्रेस करना है, उसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढ के निकालने हैं। ये देखो यहाँ पे एक पॉइंट है सपोज, ये मान लो यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया तुमको, ठीक है, ओके।
अब यहाँ से हमको सबसे पहले क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है सबसे पहले जेड एक्सिस के ऊपर। चलो ठीक है, तो जेड एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो तो सीधा जाके 3 पे मिलेगा, तो उसका जेड कोऑर्डिनेट तो हमको पता चल गया बिल्कुल। बट अभी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बाकी है, उसके लिए हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे पहले एक्स एक्स वाई प्लेन में। ओके, और जो ये परपेंडिकुलर है यहाँ से फिर हम दो और परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। एक सीधा जाएगा इस एक्स एक्सिस को पैरेलल रहेगा वो, और वो सीधा इसको मिलेगा सपोज इस पॉइंट पे। देखो ये 4 इस पॉइंट पे वो जाके मिल रहा है, नो डाउट। चलो ठीक है, फिलहाल 4 पे मिल रहा है ऐसा मान लो। और फिर यहाँ पे जो है इधर से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि इसको सीधा जाके इधर मिल रहा है। ठीक है, तो नहीं तो ठीक है ना, वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखो यहाँ पे वो जाके 3.5 को मिल रहा है, दिख रहा है 3.5, राइट। और यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इधर जो वाई एक्सिस को पैरेलल होगा, तो वो सीधा जाके यहाँ पे -4.5 पे मिल रहा है, करेक्ट है, -4.5। ओके, नहीं वो एक्चुअली 5 पे मिल रहा है शायद। यस, ठीक है, पैरेलल होना चाहिए ना वो एक्स एक्सिस को, ग्रीन लाइन को पैरेलल है देखो। तो अभी इसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या है उसका, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट कैसे हम ड्रॉ करेंगे उसके। तो ये देखो एक्स कोऑर्डिनेट उसका हो गया -5, ओके। वाई कोऑर्डिनेट बन गया 4, सॉरी 3.5, ओके 3.5। और फिर जेड कोऑर्डिनेट क्या बन गया, ये 3, दैट्स इट। तो इट बिकम्स कोऑर्डिनेट सिस्टम इन दिस वे। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हमको मिल गए बिल्कुल। तो कोई भी पॉइंट कहीं भी हो तो भी उसका हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं आराम से, बिल्कुल। यस, so we can see clearly that the coordinates of any point can be found out in this way. So this is the three-dimensional coordinate system, remember. Okay, now we'll see, uh, अभी सपोज इसको थोड़ा हम रोटेट भी वगैरह भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का एग्जांपल। ठीक है, अभी ये जो हमने यहाँ पे किया वही अगर सपोज हमको जनरल में करना है, इन जनरल, ओके। तो इन जनरल करना चाहते हैं तो इस तरह से हमको करना पड़ेगा। देखो ठीक से, सपोज वी हैव दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम व्हिच इज कंसिस्टिंग ऑफ थ्री एक्सिस, x axis, y axis and z axis। suppose this is y axis, this is x axis, and z axis is going to be perpendicular to both, which is going to be outwards actually like this। okay, now we'll see if we have any vector। तो वेक्टर जो है वो थोड़ा हम अलग कलर से यूज करेंगे। तो देखो सपोज ये वेक्टर एक है, ये हमने ड्रॉ किया है वेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो अच्छा ऐसा करेंगे, ये जो है ये एक्स वाई प्लेन ले लेंगे, ये एक्स एक्सिस होगा, इसको बोलेंगे वाई एक्सिस, और ये बन जाएगा जेड एक्सिस, चलेगा। देखो ठीक से, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, this is going to be y axis, and this is going to be z axis। okay, now from this point, suppose this is the point r whose coordinates are some like something, x coordinate, y coordinate and z coordinate may be different। तो अभी इसको हम बोल के रखेंगे सपोज r बार। ये जो वेक्टर है ना, इस वेक्टर को हमने बोल के रखा है r बार, ठीक है। अभी इस r बार के एंड पॉइंट्स जो है यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, सबसे पहले एक परपेंडिकुलर हमको ड्रॉप करना है सीधा जेड एक्सिस पे, राइट। तो जेड एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ना, तो वो सपोज यहाँ से आर जेड पे उसको मिलेगा, ये एज्यूम कर लेते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सपोज आर जेड है, ये देखो ये पूरा डिस्टेंस जो है ना, उसको हम बोलेंगे जेड कंपोनेंट ऑफ दिस आर बार विच विल बी डिनोटेड बाय आर जेड। ओके, तो ये बन गया आर जेड, नो डाउट। अभी यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे सीधा नीचे, जो इस एक्स वाई प्लेन को मिलेगा किसी न किसी पॉइंट पे, तो जिसको हम बोल सकते हैं मान लो सपोज पी। इस पॉइंट को हमने आर बोल के रखा है, तो इस पॉइंट को चलो पी बोल देते हैं, ठीक है। और अभी इस पॉइंट से भी हमको दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करने हैं, एक एक्स एक्सिस के ऊपर, ये देखो ऐसे,
ये बन गया एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर, और एक वाई एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, ये ऐसे देखो। ओके, तो ये जो है वाई एक्सिस के ऊपर भी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये परपेंडिकुलर है। दिस इज गोइंग टू बी अ राइट एंगल एक्चुअली, इवन दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी द राइट एंगल, रिमेंबर। ओके, तो अभी देखो इसमें कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जहाँ पे जाके मिलता है, तो ये जो डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कितना है, लेट अस कॉल इट एज आर एक्स, इट्स कॉल्ड एज द एक्स कंपोनेंट ऑफ आर, एंड दिस डिस्टेंस एक्चुअली इज गोइंग टू बी आर वाई, विच इज गोइंग टू बी द वाई कंपोनेंट ऑफ आर। ओके, ये जो है वो आर आर वाई है, ये जो है ये आर आर जेड है, और ये जो है ये आर एक्स है, दिख रहा है ठीक से। तो अभी इन इन के तीनों के फॉर्म में हम ये बात यूज कर सकते हैं यहाँ पे, कि जैसे कि अभी यहाँ पे अगर तीन एक्सिस अगर ले लेंगे, तीन यूनिट वेक्टर्स अगर हम कंसिडर कर लेंगे, ये रहेगा हमारा सपोज आई बार, जो कि एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, उसको हम आई बार बोलने वाले हैं। दूसरा होता है वाई वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, जिसको हम जे बार बोल देते हैं। और तीसरा होता है के बार, जो कि जेड एक्सिस के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर होता है, तो उसको हम बोलते हैं के बार। ओके, तो अभी इन तीनों के फॉर्म में अगर इसको हमको एक्सप्रेस करना है, तो देखो सबसे पहली बात हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि अगर इस पॉइंट को बोल देते हैं ओ, और इस पॉइंट को आर ऑलरेडी बोल के रखा है, और ये पी है, ये वो पॉइंट को बोल देते हैं सपोज, इस पॉइंट को बोल देंगे एम, चलेगा, दिस इज एम, एंड दिस इज गोइंग टू बी एन सपोज। ओके, तो ये एन है, और ये जो है उसको क्या बोलेगा, इसको बोल देंगे आर चाहिए, तो चलो, या चलो एल बोल देंगे, एल, ठीक है। अभी देखो इस डायग्राम के अंदर सीधा देख सकते हो कि देखो ठीक से, तो सबसे पहली बात कि इस ट्रायंगल के अंदर, अच्छा ये भी हम ज्वाइन कर देंगे, चलो ओ और पी को भी ज्वाइन कर देंगे। अभी सीधी बात है कि ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, दिस इज ऑल्सो राइट एंगल, चेक करो ठीक से, क्योंकि ये वर्टिकल है और ये लाइन जो है वो प्लेन में है ना, एक्स वाई प्लेन में है, इसलिए वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, बिल्कुल। चलो ठीक है, अभी हम देखेंगे ठीक से। अच्छा, ये थोड़ा सा आई बार जे बार के बार की वजह से थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है, तो we'll remove I bar, J bar, K bar, and just keep it simple. We can imagine I bar and J bar already there. Okay, and this is perpendicular here, तो ये perpendicular है, भूलो मत, ठीक है। अभी सोचो कि ये जो वेक्टर है R बार, और चलो ठीक है, सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि ये आर एक्स बार जो है ना, आर एक्स बार, ये वेक्टर जिसको हम बोल सकते हैं आर एक्स बार, ये दिख रहा है आर एक्स बार, ओके, एंड हियर इट इज आर वाई बार, यू कैन सी आर वाई बार। ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे ना पैराग्राम लॉ से, तो उनका रिजल्टेंट कितना मिलेगा पता है, ये देखो, उनका रिजल्टेंट मिल जाएगा हमको ये ओपी बार, जिसको हम बोल सकते हैं आराम से। ओके, देखो ठीक से, दिस ओपी बार इज एक्चुअली गोइंग टू बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस आर एक्स बार एंड आर वाई बार। ओके, so if we use this here, then we can write that OP bar is actually going to be equal to the sum of, ये पॉइंट को हमने क्या बोला था, m, ठीक है, इस पॉइंट को बोला था n, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं ओपी बार इज गोइंग टू बी एक्चुअली इक्वल टू ओ एम बार प्लस ओ एन बार, अकॉर्डिंग टू पैराग्राम लॉ, करेक्ट है, ये पैराग्राम लॉ से हमको मिलता है, नो डाउट। अभी हम देख सकते हैं कि ओपी बार जो है वो इन दोनों का सम है, वो तो हमको समझ में आ गया, नो डाउट। बट अभी देखो कि अगर फिर से इस ओपी बार को, ओपी बार और ये जो वेक्टर है ना वर्टिकल वाला, ये दिख रहा है पी आर बार, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, तो हमको कौन सा वेक्टर मिलेगा पता है, ये वाला वेक्टर मिलेगा, देखो ये वाला, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ हियर, ओपी बार प्लस पी आर बार बिकम्स ओ आर बार, लाइक दिस, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखते हैं, देखो ठीक से, दिस ओपी बार, ये ओपी बार हमको ऐड करना है किसके साथ, इस पी आर बार के साथ, so that we can get it the sum as this vector which starts from O and ends up to R. That's it. So we can write here that
OR bar is actually going to be equal to the sum of OP bar plus PR bar. Okay, but as we know here that OP बार हमने अभी OP बार निकाल के दिखाया है। ये देखो OP बार कितना है इधर, ये देखो OM बार प्लस ON बार है, तो उसका वैल्यू अगर यहाँ पे डाल देते हैं तो हमको मिलेगा OR बार इज इक्वल टू OP बार के बदले इसका वैल्यू डाल दिया जो कि है OM बार प्लस ON बार। ओके, तो उसके बदले ये वैल्यू आ गया, प्लस ये जो PR बार है वो इज गोइंग टू बी एज इट इज, तो हियर इट इज PR बार kept as it is. Now just focus on PR bar. If we see this PR bar carefully, then this vector PR bar is going to be same as the vector OL bar here. तो ये जो यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है हमने इस तरफ Z एक्सिस पे देखो, तो वो वही है जो यहाँ पे PR बार के बराबर है। अगर डायग्राम में तुमको थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है तो ऐसा करो, देखो ठीक से कि ये जो है हम थोड़ा इरेज करेंगे और इस R बार से ना परपेंडिकुलर जो ड्रॉप करने वाले हैं तो वो इस तरफ ड्रॉ करेंगे Z एक्सिस पे, तो वो एग्जैक्टली इस OP बार को पैरेलल रहेगा कि नहीं, जरूर। तो ये देखो OP बार को वो पैरेलल रहने वाला है, इसलिए ये Z एक्सिस हमने एक्सटेंड किया ऊपर और उसका जो परपेंडिकुलर है यहाँ पे वो यहाँ पे जाके मिल रहा है, नो डाउट। अच्छा, अभी देखो इसमें कि ये जो पॉइंट है ये एक्चुअली L है। ओके, तो अभी अभी देखो ठीक से कि ये जो PR बार है, PR बार दिख रहा है ये पूरा वो, और ये जो OL बार है ये पूरा, वो तो सेम ही है because they are parallel and at the same time they are equal also in magnitude, and that's why we can say that this OP bar sorry PR bar and OL bar are going to be same. check, तो ये दोनों सेम है और उसकी वजह से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि this देखो but PR bar is going to be same as OL bar, and if we replace it by that then we can get this as OR bar is equal to OM bar plus ON bar in a bracket plus OL bar outside the bracket, which is replaced here for PR bar. Okay, all right. Now we'll see the next step, that is going to be, देखो अभी OR बार जो है तो OR बार को हम क्या लिख सकते हैं, OM बार, बट OM बार माना क्या है, ये देखो O इधर है और M इधर है, तो OM बार का मतलब है RX बार, देखो ठीक से, so this can be written as RX बार, no doubt, प्लस ON बार कौन है, तो ON बार माना है देखो RY बार है, राइट, तो इसलिए ये बन गया RY बार। ओके, and what is OL bar, if we see carefully it is going to be RZ bar, right, and that's why we can see this will be RZ bar, but as we know here that, चलो ठीक है, OR बार तो कौन है, वो तो R बार है, वो हमको भी पता है ऑलरेडी, so we can just replace it by that R bar simply, and this RX bar can be written as, देखो ठीक से अभी RX bar can be written as I bar into RX, that's it, तो इसलिए हम उसको लिख सकते हैं आराम से कि this is going to be equal to RX into I bar, okay, plus RY bar can be written as RY into J bar actually, plus this RZ can be written to be equal to RZ into K bar, and this is going to be actually the expression of R bar in terms of RX, RY and RZ। अब यहाँ पे अगर देखो ठीक से तो RX, RY और RZ वही है जैसे यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर जो 2, 5 एंड 3 का जो रोल था वही यहाँ पे RX, RY और RZ प्ले करने वाले हैं। तो इन शॉर्ट हमको क्या करना होता है, जो भी वेक्टर दिया हुआ है उसका जो एंड पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स है या उस वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलाउंग के कंपोनेंट्स होते हैं, तो उनको ही हमको सिर्फ एक्स आई बार, जे बार और के बार जोड़ना होता है, बिल्कुल। और एट द सेम टाइम we can also find out the magnitude of this vector r bar here. How can we get that? तो देखो magnitude of r bar can be found out simply
देखो डायग्राम के अंदर अगर देखो ठीक से तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं, कौन सा है देखो, एक मिनट, ये देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल जो दिख रहा है सबसे पहला कि ओपी बार, यस, ओपी बार ये डायगोनल है, हाइपोटेनियस है वो, हाइपोटेनियस। और दूसरा इधर ये जो है ओ एन बार, और ये पी एन बार, ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल जो है उसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं आराम से। एंड वी कैन से दैट दिस ओपी स्क्वायर, बट चलो ठीक है, ओपी स्क्वायर is actually going to be equal to OP square is actually going to be equal to RY square plus RX square, क्योंकि ये अगर RX है तो जरूर ये भी RX होगा, नो डाउट। तो इसलिए ये बन गया RX square plus RY square, नो डाउट। ये बन गया हमारा OP square। बट इफ वी सी द राइट एंगल ट्रायंगल OP OPR, ये पूरा बड़ा बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, उसके अंदर देखो ठीक से, ये जो है वो डायगोनल है, OR bar is going to be the diagonal, this OP bar is going to be the base, and PR bar is going to be the height, right? And that's why we can say in that triangle that the OR square, okay, OR square is actually going to be equal to OP square plus PR square, no doubt. And here then we can say in the next step that अच्छा अभी OP square का वैल्यू लेकिन क्या है देखो ठीक से, तो देखो OR square is actually going to be equal to OP square. OP square can be replaced here by this RX square plus RY square, so that we get this as RX square plus RY square. And here PR, already we have proved to be this PR to be equal to OL. Just check, see here we have proved it to be equal to OL, remember? तो इसलिए फिर पी आर के बदले ओ एल डाल सकते हैं आराम से। और अगर पी आर के बदले ओ एल डाल देते हैं, और ओ एल मतलब ही क्या है, एक्चुअली वो तो आर जेड ही तो है ना, तो इसलिए पी आर के बदले ही डायरेक्ट आर जेड डाल सकते हैं आराम से। और हमारा नेक्स्ट स्टेप जो मिलेगा तो वो मिलेगा इस तरह से, पी आर के बदले हमने डाल दिया आर जेड, जिससे ये बन गया आर जेड का स्क्वायर, बिल्कुल। तो इससे और ओ आर का, ओ आर मतलब ही क्या है, आर है, राइट? तो इसलिए आर स्क्वायर का जो वैल्यू है वो हमको मिल रहा है आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। And then we can be able to find out this r simply to be equal to root of rx square plus ry square plus rz square. That's it. And this is going to be actually the formula for r, that is the magnitude of resultant vector, or the magnitude of this vector r bar in terms of rx, ry and rz. For example, if you see clearly, then in this example, तो अभी इस एग्जाम्पल के अंदर अगर आ जाते हो ठीक से, तो ये 2 4 3 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, जिसके कारण ही इस ए बार का जो एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ आई बार जे बार के बार, वो तो हमको मिल गया। इसमें हम देख सकते हैं कि 2 इज गोइंग टू बी आर एक्स, 5 is going to be ry, and 3 is playing the role of rz, no doubt. But if you want to find out mod of a bar here, तो इसमें अगर हमको mod of a bar निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली रूट ऑफ ये तीनों का जो आई बार का कोएफिशिएंट, जे बार का कोएफिशिएंट और के बार का कोएफिशिएंट, इन तीनों का सम ऑफ स्क्वायर करके ऐड करना होगा, जिससे हमको मिलता है 2 का स्क्वायर, देखो ठीक से, प्लस इधर आएगा 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जिससे हमको ये मिल जाएगा सिंपली रूट ऑफ is going to be 4 plus 25 plus 9, which is actually going to be equal to mod of a bar is going to be equal to 38, correct है, check करो, root of 38, and this is going to be actually the the magnitude of vector a bar, that's it. So in this way we can find out the magnitude of a vector if its expression is given in terms of I bar, j bar and k bar, remember. If I give another example, suppose, अगर इसमें कुछ डाउट है तो पूछो।
yes. If I give an example, suppose p bar is expressed in terms of I bar, j bar, k bar as see here 4 I bar plus 8 j bar minus 4 k bar. Okay, can you find out the magnitude of this vector? Yes, no doubt, because we know that this mod of p bar will actually be going to be equal to root of 4 का स्क्वायर. क्या बन रहा है? तो 4 का स्क्वायर बनता है 16 प्लस 8 का स्क्वायर. अच्छा, पहले हम ऐसा लिखेंगे, दिस इज गोइंग टू बी 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर. जो सॉल्व करने के बाद क्या बनेगा देखो, तो 4 का स्क्वायर हमको मिल रहा है 16, ये 8 का स्क्वायर मिल रहा है 64, और 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर फिर भी +16 ही मिलेगा, राइट? तो इसलिए +16 ये बन गया. और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा रूट ऑफ 96, and root 96 can be written actually to be equal to 16 into 6, and 16 can be taken outside the square root sign, and we get this 4 root 6 as the mod of p bar. That's it. So we can get this mod of p bar in this way. If we want, suppose अगर मान लो हमारे पास एक पॉइंट है, मान लो कि q एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स देके रखे हैं. देखो ठीक से, अभी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, वो है सपोज 2, 2, 1, ये उसके कोऑर्डिनेट्स है. कैन यू फाइंड आउट q bar एंड मॉड ऑफ q bar एज वेल? बिल्कुल, q bar निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है. q bar can be found out easily because we have to just attach I bar, j bar and k bar to this x, y, z coordinates simply. So 2 I bar plus 2 j bar plus simply k bar. That's it. This is going to be the expression of this q bar in terms of I bar, j bar and k bar, no doubt. And for mod of q bar, we can say this will be root of 2 ka square 4 plus 2 ka square 4 plus again 1, that is going to be root of 9, which is actually going to be 3. So in this way we can get the expression for, or the magnitude of q bar in this way. If suppose we have another vector r bar, suppose, and its coordinates पॉइंट, इस आर पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो सपोज दिए जाते हैं तुमको, सपोज वो 2, -3 और -6 ऐसे है. चलो ठीक है, तो सबसे पहले हमको आर बार निकालना है. हाउ कैन वी फाइंड आउट आर बार? सो आर बार कैन बी सिंपली रिटन एज 2 आई बार -3 जे बार -6 के बार. दैट्स इट. And at the same time, mod of r bar can also be found out to be simply equal to root of, what is this, 2 का square plus -3 का square plus -6 का square. तो इन तीनों का अगर हम सम ऑफ स्क्वायर करके अगर ऐड करेंगे इनको, तो क्या आएगा देखो, तो यहाँ पे आएगा पहले 4, फिर आएगा 9, फिर बनेगा 36, and that is going to be root of 49. हाँ सर, हाँ सर, एकच मिनिटात. हो का, चालेल. पण 6ला कोणाचं आहे? नाही, 6ला कोणाचं नाही. हां, चालेल ना, चालेल. ओके, ओके. अच्छा, अच्छा, अच्छा. बरं, बरं, बरं. बरं, बरं. चालेल, चालेल, चालेल. येस. ओके. ओके, ओके. ठीक आहे, चालेल. बाय. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी द वेक्टर आर बार, मॉड ऑफ आर बार. ओके. अच्छा, आपके लिए एक अनाउंसमेंट है, कि दीपक सर का जो लेक्चर है वो 5:45 होगा, ठीक है? 6:45 को स्टार्ट होगा, तो याद रखो ठीक से. ओके, ये समझा फिर ठीक से? एनी डाउट? ओके. चलो, अगर आपको दिया जाए एक वेक्टर, मान लो एस बार, ठीक है? एस एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है सपोज
4, 8 and 1 suppose. ठीक है, can you find out S bar? Yes, we can find it out. 4I bar plus 8J bar and K bar, that's it. And if you want to find out mod of S bar here, then mod of S bar can also be found out to be equal to root of 4 square plus 8 square plus 1 square, that's it. Forget about the minus sign. Okay, अगर minus sign भी अगर रहेगा तो भी उसका square positive ही आएगा, no doubt. So here we can get it as 16 plus 64 and 1, which adds up to root of 81, and root of 81 stands up to 9, and that's it. So the length of this vector S bar is actually going to be 9, that's it. And even अगर suppose हमारे पास दो points है, मान लो अगर suppose एक C point है जिसके coordinates दिया हुआ है 2, 4, 8, ओके, और एक दूसरा पॉइंट है D जिसके कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है मान लो कि -1, 2, 4 ऐसा है, और हमको अगर मान लो CD बार निकालना है। अब देखो CD बार, तो जैसा अभी अभी हमने देखा था, अच्छा मॉड ऑफ CD बार भी निकालना है सपोज, ठीक है, CD बार and mod of CD bar is to be found out. We can find it out easily because we know that CD bar is actually going to be equal to D bar minus C bar, correct है? So that we can say this will be D bar. अच्छा D bar क्या होगा? ये देखो, ये जो है इसको ही हमको I bar, J bar, K bar लगाना है, बस बिल्कुल। तो इससे हमको मिल गया माइनस I bar plus 2J bar plus 4K bar. That's it. This is going to be your D bar and minus, okay, minus C bar. C bar कौन है? देखो C bar मतलब यहाँ पे इस 2, 4 और 8 को अगर हम I bar, J bar, K bar लगाएंगे तो उससे हमको C bar मिलने वाला है, बिल्कुल। तो C bar हमको मिल गया 2I bar plus 4J bar and 8K bar, that's it. And if we simplify this further, then we get this as a minus I bar plus 2J bar plus 4K bar, okay, and this is going to be minus, यहाँ पे आएगा -2I bar, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज होगी कि नहीं, तो इसलिए यहाँ पे आएगा -2I bar -4J bar and plus -8K bar, that's it. And if we just simplify this further, then we can get this as -I bar -2I bar comes out to be -3I bar, then 2J bar -4J bar comes out to be -2J bar, and this plus 4K bar -8K bar comes out to be -4K bar, and that is going to be your CD bar, that's it. तो CD bar तो हमको मिल गया. How we'll get mod of CD bar? Mod of CD bar can be found out to be simply equal to root of 3 का स्क्वायर. अभी देखो तीनों नेगेटिव है, तो फिर भी नेगेटिव साइन अंदर किधर भी नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है. इसलिए -3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, बिल्कुल, जिससे हमको ये मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में. देखो, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, इसलिए ये बन गया रूट ऑफ 9 plus 4 plus 16, and this actually adds up to root of 29, and this is actually going to be mod of CD bar. That means the length of the vector CD bar, or we can say magnitude of this vector CD bar. तो देखो CD bar भी मिल गया और CD bar का मॉड भी मिल गया, बिल्कुल. तो इस तरह से हम ये जो है वेक्टर्स, कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले वेक्टर का भी हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन या एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं आराम से. So this is all about the today's lecture. Okay, so if you have any doubts, you can ask me, or I will just end the lecture. And don't forget the announcement. The next lecture is not at 5, but it's going to be at 5:45. Okay, remember. तो 5:45 को नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो दीपक सर का लेक्चर, तो वो बात याद रखो. ओके, वैसे SMS भी आ जाएगा आपको. चलो ठीक है. So no doubts. Should I end the lecture? Okay. Bye bye then. Thank you all of you.